सो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए एक रोड मैप। ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 10th क्लास के स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, वैसे तो मैंने आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो को खास करके क्रिएट किया है, लेकिन दूसरे स्ट्रीम के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख के अपना मतलब पूरे साल किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है ना, जिससे कि आप 98 यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है, लेकिन भाई इस रोड मैप को आप फॉलो करेंगे, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप फॉलो करते हैं तो आसानी से आप 98, 99, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर भी कर सकते हैं। आप स्कूल टॉपर बन सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सकते हैं। आपने जो टारगेट रखा है 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में स्कोर करने का, उसको आप जरूर अचीव करेंगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, तो देखिए, इस वीडियो की शुरुआत हम एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ करने वाले हैं। दो स्टूडेंट का एग्जांपल मैं लेने वाला हूं। तो देखिए, हाँ जी, देखिए, दो स्टूडेंट है, एक है राहुल, दूसरा है दीपक। ठीक है, देखिए दोनों ही आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट है हमारे। 11th क्लास की मैं बात करूं ना, अभी 11th क्लास का इनका रिजल्ट आया है और एवरेज स्टूडेंट है भाई। ये लगभग 50-55% मार्क्स लाके पास हो गया बस 11th किसी भी तरीके से। पूरे साल हमेशा अभी तक मतलब ये 12th में आ चुके हैं और इससे पहले जितने भी साल इन्होंने एग्जाम दिए किसी में भी ज्यादा बढ़िया स्कोर इनका नहीं आया और सभी इनको हल्के में लेते हैं। ठीक है, कभी इनको कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिला, पढ़ाई के मामले में कभी इनको कोई रिस्पेक्ट मिला ही नहीं। लेकिन 12th में इनके मन में एक अलग सी उमंग जागी और इन्होंने सोचा कि भाई अब ना हम सबको दिखाएंगे। ठीक है, अब हम सबको साबित करने वाला है कि भाई हमारे अंदर भी कुछ काबिलियत है। ठीक है, तो ये एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हर सब्जेक्ट में कम से कम 95 प्लस स्कोर तो करके लेके ही आए। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी चीजों को फॉलो किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो बच्चों की स्टोरी के माध्यम से हम समझने वाले हैं। अब एक स्टूडेंट है जो कि बीच में कुछ गलतियां करेगा और उसे उसका जो पूरा सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम राहुल की बात कर लेते हैं। राहुल जो है स्टार्टिंग से ही एक टाइम टेबल को फॉलो करता है। रोज का कम से कम 4 घंटे अपने स्टडी के लिए निकालता है, कम से कम 4 घंटे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों के साथ खेलने भी चला जाता है, कभी कभी छुट्टी मिल जाए भाई घूमने भी चला जाता है। ठीक है, और भी दूसरी चीजों में भी ये पार्टिसिपेट करता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान है, लेकिन 4 घंटे अपने स्टडी के लिए निकाल रखा है, जिसमें लगभग 40 से 45 मिनट क्या करता है, हर एक सब्जेक्ट को देता ही देता है। जितने भी इसके पास 5 से 6 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट को 40 से 45 मिनट दे रहा है। ठीक है, और इस तरीके से उसने क्या किया, पूरे एनसीईआरटी को लगभग 6 मंथ में उसने कंप्लीट कर दिया। 6 महीने में पूरे एनसीईआरटी को ऐसा बना लिया कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले भाई तुरंत बता देगा, तुरंत छूते ही आंसर बता देगा। उसके बाद सैंपल पेपर को सॉल्व किया इसने, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थी उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, रिवीजन किया, यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख डाली। मतलब यह है कि एंड आते आते तक इसने इस तरीके से अपने आप को तैयार कर दिया कि बोर्ड एग्जाम में 4 देगा। बोर्ड एग्जाम देने गया और बहुत अच्छा दिया इसने बोर्ड एग्जाम और अच्छा खासा स्कोर आ गया इसका। ठीक है, मतलब जो इसने टारगेट इसने बनाया था उस टारगेट को इसने अचीव कर लिया। बीच में कुछ चीजें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई, लेकिन इसने अपने मन को काबू में रखा। मन को काबू में रखना बहुत जरूरी है ना। मन जो है वो राह भी दिखाता है, भ्रम में भी डालता है और आपको अपने मार्ग से भटका देता है। तो मन को काबू में कर लोगे ना भाई, तो जो तुम करना चाहते हो उसको कर लोगे। लेकिन आपका मन ही है जो कि बहुत ज्यादा शैतान है ना। वो हमेशा उसको मजे चाहिए, जहां मजे दिखेगा वहां भागेगा। ठीक है, जिन चीज में उसको मजा नजर आ गया ना कि भाई यहां मजा आएगा, उसी तरफ भागेगा। अगर आपको स्टडी में मजा नजर आने लग जाए उसमें भागोगे आप। अगर आपको क्रिकेट खेलने में मजा नजर आने लग जाए तो आप क्रिकेट खेलने जाओगे। अगर आप गेम खेलने में आपको मजा आ रहा है गेम खेलने लग जाओगे। जुआ खेलने में आपको मजा आ रहा है आप जुआ खेलने लग जाओगे। तो ये मन बहुत ही शैतान है, मन को भाई कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये राहुल भाई हमारा स्टूडेंट जो टारगेट इसने बनाया था, अपने मन पे काबू रखा,
और पूरे साल मेहनत किया, उसको इसने अचीव कर लिया। दूसरी तरफ राहुल की बात कर लेते हैं। राहुल भाई साहब हमारे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चल रहे थे, ठीक है, लेकिन इनके सामने बहुत सारी चीजें थी जो कि इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, है ना। एक तो भाई इनको गेमिंग का बड़ा शौक था, तो फोन में भाई लगे रहते थे, गेम खेलते रहते थे, ठीक है। दूसरी चीज भाई, गली मोहल्ले के काफी सारे दोस्त थे, शाम होते ही इनको बुलाने आ जाते। इन्होंने टाइम टेबल बना रखा था, इन्होंने भी ये सोचा था कि भाई कम से कम 4 से 5 घंटे तो भाई रोज पढ़ूंगा मैं, रोज, ठीक है, हर सब्जेक्ट को टाइम दूंगा मैं, ये तो सोच रखा था। लेकिन ये जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली जो चीजें है ना, उसने इनको नहीं करने दिया जो ये करना चाहते थे। जब पढ़ने बैठते सीधा मन नहीं लगता भाई, गेम खेलने चले जाते। फिर कभी मन लगता भी तो बाहर के दोस्त आते, चल भाई राहुल चलते क्रिकेट खेलने, यार क्या रखा है इसमें, पढ़ाई वढ़ाई होता रहेगा, आर्ट्स तो लिया है यार, ऐसे नंबर आ जाएंगे भाई, ऐसे ही बस महीने के आखिर के 2-3 महीने पढ़ लियो भाई, बहुत है यार, हो जाएगा भाई, नंबर लाना कोई आर्ट्स स्ट्रीम भाई सब्जेक्ट है क्या यार, आ गए नंबर आ जाएंगे भाई, हमने भी कर लिया तू भी कर लेगा, चला खेलने चलते हैं, घूमने चलते हैं, मोहल्ले में भटकने चलते हैं, है ना। तो ये चीज रहा भाई इसके साथ, ठीक है। मिड टर्म आते आते तक मतलब ज्यादा बहुत अच्छी तैयारी तो नहीं, लेकिन नॉर्मल तैयारी कर पाया, ठीक है। अब जैसे कि इसके दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि भाई लास्ट के 2 महीने 3 महीने में अपनी तैयारी कर लियो, फिर भी तू 95 ले आएगा, या 99 का जो टारगेट तूने रखा है, 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रखा है, उसको तो अचीव कर लेगा। लेकिन बेचारा जब लास्ट में पढ़ने गया, हिस्ट्री के शब्द इतने टफ, समझ में नहीं आ रहा उसको, भाई पुरातात्विक कौन होते हैं, अभिलेख शास्त्री कौन होते हैं, नलाइरा दिव्य प्रबंधम क्या है, करे कालमयार क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको। जब इतने कठिन वर्ड्स एकदम से सामने आ रहे, कुछ समझ नहीं पा रहा, कुछ कैच नहीं कर पा रहा हो। लेकिन राहुल को आपको पता है कि राहुल स्टार्टिंग से ही बुक को पढ़ रहा था, एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहा था, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, जो चीजें उसको समझ में नहीं आ रही थी उसको समझ रहा था। तो जब लास्ट में वो रिवीजन करने गया होगा तो क्या मस्त समझ में आ रहा होगा भाई, इसको सब कुछ मस्त समझ में आ रहा होगा। लेकिन हमारे दीपक भाई को लास्ट में बस बुक उठाने गए हैं, ठीक है, कुछ खास नॉलेज है नहीं इनके पास ज्यादा, जो उन्होंने टाइम टेबल जो उन्होंने फॉलो किया उसको भी पूरा नहीं कर पाते थे। वो जो टाइम टेबल मतलब उन्होंने बनाया उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए। कभी 1 घंटे पढ़ लिया, कभी 1.5 घंटे पढ़ लिया, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी ऐसा ही छोड़ दिया, चले यार हटा खेलने चलते हैं या घूमने चलते हैं, ठीक है, गेम खेल लेते हैं थोड़ी देर, चलो भाई। अब रील्स में घुस गए, रील्स देखने लग गए, शॉर्ट वीडियो में घुस गए, 1 घंटे ऐसे शॉर्ट वीडियो देखते देखते चला गया। आखिर के समय में जब बुक उठाने गए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भाई। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सोच रहे चलो भाई किसी यूट्यूबर का सहारा ले, यूट्यूब पे वीडियो सर्च मारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 नंबर 1 चैप्टर नंबर 2, बस इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया, चलेगा एग्जाम देने भाई। एग्जाम दे लिया, एग्जाम दे के रिजल्ट आया, वही भाई दिख रहे हैं 70 75, किसी में 60, किसी में 50, किसी में 55, ऐसा नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी भाई। अगर आप पूरे साल एक सही टाइम टेबल को बना के आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। देखो कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा कि हौले हौले रे मना। वैसे पहले भी मैं आप लोगों को सुना चुका ये दोहा और मेरे को काफी पसंद है, और मेरे को लगता है कि इसमें आप लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है कि हौले हौले रे मना, हौले हौले सब होए, माली सींचे 100 घरा, ऋतु आए फल होए, है ना। कि आपके लाइफ में कबीरदास जी के कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो हौले हौले ही होता है ना। एकदम से आपको जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल जाती। ये 365 दिन का पूरा टारगेट होता है, मतलब 365 दिन का एक टाइम पीरियड होता है आपको, और उसके अकॉर्डिंग उसमें आप जो मेहनत करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको वो टारगेट जो आपने बनाया है उसको आप अचीव कर सकते हैं। आप 1 दिन पढ़ के ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप 5 दिन पढ़ के या सिर्फ लास्ट के 15 दिन पढ़ के या 1 महीने पढ़ के या 2 महीने पढ़ के आप नहीं कर पाओगे। 365 दिन क्यों दिए गए हैं, इसीलिए दिए गए हैं, है ना। तो जो कुछ भी आपको मिलेगा वो सही वक्त पे मिलेगा, सही समय पे मिलेगा। जैसे कि माली का एग्जांपल देके कहते हैं कि एक पौधा है, उसमें रोज खाद डाले, रोज पानी दिए, सुबह शाम दिन रात हमेशा पानी देते रहे, लेकिन क्या उस पौधे में ऋतु आने से पहले फल और फूल खिल उठता है क्या? नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता यार। जब सही वक्त आएगा तभी वो काम होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस स्टोरी से काफी कुछ सीखे होंगे, और जो गलती हमारे दीपक भाई ने की है
उसको आप नहीं करेंगे। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जी। हाँ जी, अब हम बात कर लेते हैं भाई किन चीजों को फॉलो करना है आपको। ठीक है, एक सेकेंड, हमारा इमेज कहाँ है जी? नहीं, यहां पे तो नहीं है, फाइल ओपन करना पड़ेगा मेरे को। हाँ जी, तो हमारा ये जो पेज है वो ओपन हो चुका है। आप सभी के लिए ये यहाँ पे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं जिसको आप सभी पूरे साल फॉलो करेंगी। जो तरीके आपको बताता हुआ चल रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं है, 3-4 चीजें इसमें मैंने ऐड किया है, बस इसी को आपको पूरे साल फॉलो करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला आप सभी क्या काम करेंगे, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या डाला है, एनसीईआरटी बुक रीड करें आप। अपने एनसीईआरटी को कंप्लीट करना आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। आप सभी आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट है, ठीक है। अब आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट का भाई जो मेन जो थीम होता है पेपर का वो थ्योरिकल ही होता है, सारा कुछ थ्योरी में आता है। ठीक है, एमसीक्यू में भी आपके कोई कैलकुलेट आपको कुछ नहीं करना, डेट होते हैं, नाम होते हैं, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपको बहुत लेंथी आंसर लिखने होते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एनसीईआरटी बुक को रीड जरूर करें। एनसीईआरटी के अलावा आपको आपके पास कोई भी एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी बुक है दूसरी कंपनी के, उसको भी आप पढ़े, सेम चीजें दोनों में लिखी होती है, कुछ अलग नहीं होता। ठीक है, अब एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़े भाई? अगर देखिए आप एक बार में सब कुछ समझ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को मालूम है कि एक बार में आपको 100% चीजें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी का थोड़ा सा लैंग्वेज जो होता है वो टफ होता है ना, थोड़ा सा टफ होता है भाई। बच्चे आप 12th क्लास में है, आप उसको एक बार में नहीं समझ पाएंगे, तो जरूरी है कि आप कम से कम 2 बार, है ना, 2 बार में भी आपको समझ में नहीं आते तो 3 बार, 3 बार में भी समझ में ना आए तो 4 बार पढ़ सकते हैं आप, लेकिन 2 से 3 बार तो जरूर पढ़े हर एक चैप्टर को। हिस्ट्री में 12 चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस में लगभग 8-7 कितने हो गए भाई, 15 चैप्टर है। ठीक है, कम से कम हर सब्जेक्ट को आप अगर 40-45 मिनट देते हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि मिड टर्म तक आप सभी चैप्टर को 2 से 3 बार रीड कर सकते हो। ठीक है, जो सितंबर में आपके मिड टर्म एग्जाम होंगे, वो एग्जाम आते आते तक हर चैप्टर को 2 से 3 बार आराम से आप रीड कर लोगे। ठीक है, अब इसी पॉइंट से बनता है कि भाई नोट्स बनाए, है ना, मेक नोट्स ऑफ ऑल चैप्टर्स, सभी चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स आप नहीं बना सकते हैं, रोशन सर स्टडी पॉइंट के नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखो नोट्स क्या होता है, नोट्स का बेनिफिट ये है कि आपने एनसीईआरटी बुक को 2 से 3 बार रीड कर रखा है, अब आप एक बार नोट्स को देखेंगे तो आपका रिवीजन भी हो सकता है। रिवीजन के लिए सबसे बढ़िया होता है नोट्स। तो भाई नोट्स आप अगर खुद से बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुद के बनाए हुए नोट्स ही सबसे बेहतर होते हैं भाई। आप कहीं से भी परचेज कर लो, कहीं से डाउनलोड कर लो, बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं, नहले पे दहला, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूज यूट्यूब वीडियोस। अब देखो भैया 2 तरीके से यूट्यूब वीडियो का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ना एनसीईआरटी का लैंग्वेज समझ में ही नहीं आता है, एक बार माइक चेक कर लेता है, बीच बीच में बंद हो जाता है। तो एनसीईआरटी का लैंग्वेज समझ में नहीं आता, बहुत थोड़ा टफ होता है भाई लैंग्वेज। तो उनके लिए क्या है कि वो क्या कर सकते हैं, सभी यूट्यूब वीडियोस को देख सकते हैं। आप रोशन साई स्टडी पॉइंट पे जाएंगे, एनिमेटेड वीडियो आपको मैंने प्रोवाइड करा रखा है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स की आप बात कर लो या सोशियोलॉजी की बात कर लो, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप सभी वीडियो को लाइन से देखें, उसके बाद एनसीईआरटी बुक को रीड करें। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को समझ सकते हैं तो पहले एनसीईआरटी बुक को देख ले और उसके बाद यूट्यूब वीडियो को देखें, और ज्यादा बेहतर समझने के लिए। तो ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है कि आप पहले यूट्यूब वीडियो को देख ले, जिससे कि आप चैप्टर के थीम को समझ पाएंगे, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, और उसके बाद फिर जाके आप अगर एनसीईआरटी बुक को रीड करेंगे तो भी आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो दोनों तरीके आप आजमा सकते हैं, दोनों तरीके से अपनी एनसीईआरटी की तैयारी कर सकते हैं, एनसीईआरटी को आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो ये तो हमने भाई एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया। ये तीनों पॉइंट्स किससे रिलेटेड है, एनसीईआरटी को खत्म करने से ही रिलेटेड है, तो आप एनसीईआरटी को खत्म कर चुके हैं। चलिए जी, जब एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे फिर क्या होगा भाई, फिर क्या करें हम, है ना। तो उसके लिए देखो एनसीईआरटी जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन एनसीईआरटी का मैं टारगेट रखता हूं कि सितंबर तक आप सभी एनसीईआरटी
को खत्म कर दे। सब स्टूडेंट जो भी भाई टारगेट लेके चले 95 प्लस का, 98 का, 100 आउट ऑफ 100 का, खत्म कर देना भाई। सितंबर तक सारे चैप्टर खत्म कर लेना, ठीक है। उसके बाद होगा रिवीजन। अब रिवीजन में आप क्या करेंगे, जब एनसीईआरटी आपका खत्म हो चुका है, रिवीजन में क्या कर सकते हैं आप भाई, तो रिवीजन करते समय आप सैंपल पेपर को सॉल्व करें। ये रिवीजन का बहुत बढ़िया तरीका है, सैंपल पेपर, ठीक है। चैप्टर्स को समझने के लिए आप यूट्यूब पे भी जाके वीडियोस देख के रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, इससे भी आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इससे आप क्वेश्चंस को समझते हैं, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं। सैंपल पेपर को सॉल्व करिए भाई, जो आपका पेपर का पैटर्न होता है उसको 3 घंटे में स्टार्ट करके उस पेपर को सॉल्व करे, ठीक है। इसके अलावा PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पेपर है, उसको भी सॉल्व करे, कम से कम 10 साल। मैं तो ये कहता हूं भाई सभी बच्चों को कम से कम 10 साल का पेपर तो सॉल्व करना ही करना चाहिए। पेपर जो 90% जो पेपर हमारा बनता है ना, 90%, पूरे 90% की बात कर रहा हूं, वो यही 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर से आता है। बाकी 10% क्वेश्चन सिर्फ अलग से होते हैं, ठीक है। हमारी बात समझ में? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आप लोग जरूर सॉल्व करिए, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि आप पूरे एनसीईआरटी को खत्म कर चुके हैं, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सब खत्म कर चुके हैं, उसके बाद ही जाके आप इसको फॉलो करें, इन चीजों को अपनाएं। ये सितंबर के मिड टर्म के एग्जाम के बाद आप इन सब चीजों पे फॉलो करना, मतलब इन सब चीजों पे फोकस करना आप शुरू कर देंगे, और इसको आप पूरे मतलब बोर्ड एग्जाम तक इसी तरीकों को अपनाते रहेंगे। बाकी बोर्ड एग्जाम के समय में किन तरीकों को अपनाना होता है, किस तरीके से अपनी तैयारी करनी होती है, उसके लिए जब बोर्ड एग्जाम आपके शुरू होंगे वहां भी आपको एक वीडियो में बना के प्रोवाइड करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो रोड मैप की वीडियो है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए जी, रोशन साह स्टडी पॉइंट पे आप सभी को पता है कि भाई हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है। आप सभी स्टूडेंट के लिए रोशन साह स्टडी पॉइंट पे बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, और आप सभी को मालूम है कि भाई आप लोगों के प्यार सपोर्ट की वजह से लगभग 1,30,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ पे आप आएंगे, चैनल पे आएंगे, आप अगर हमारे प्लेलिस्ट को देखेंगे, एक सेकेंड में आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूं, तो सारे सब्जेक्ट, वैसे तो आपको पता है कि इस साल तो भाई हम एक नया प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, लेकिन पुराने प्लेलिस्ट का भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है आपको। इस साल हम व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड के थ्रू आपको सारे चैप्टर फिर से समझाने वाले, पूरी टीम बन चुकी है रोशन साह स्टडी पॉइंट की, जो कि आप सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने वाली है। हम बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं आप सभी के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो भाई सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सोशियोलॉजी है ना, ये आपका सोशियोलॉजी का प्लेलिस्ट हो गया भाई। इधर आप पॉलिटिकल साइंस का देखेंगे, ये वैसे रिवीजन सीरीज मैंने शुरू किया था। यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप आएंगे, नीचे आएंगे और भी बहुत, मतलब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट हमने कवर करवा रखा है, और करवाए भी कैसे, एनिमेशन के थ्रू। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं देखने को मिलेगा, कहीं भी नहीं, ठीक है। तो ये एनिमेटेड वीडियो जो है, देखो सिलेबस में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं, तो इन सभी वीडियो को देख के आप फायदा उठा सकते हो। और मेरी बात मानो तो भाई आप सभी इन प्लेलिस्ट को तो जरूर देखना, इसको मिस मत करना। नए वाली जो वीडियो है उसको भी देखना और इस प्लेलिस्ट को भी देखना, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।